यहाँ से स्टार्ट करेंगे। केजीएस के यहाँ पर टेस्ट नंबर 18 देखेंगे, है ना, टेस्ट नंबर 18, या बोल सकते हो फुल लेंथ यहाँ पर टेस्ट दूसरा, ठीक है। टेस्ट नंबर 17 और फुल लेंथ टेस्ट पहला हम लोग यहाँ पर कर चुके थे, और यहाँ पर आज 18 नंबर देखेंगे और टेस्ट नंबर इसका फुल दूसरा होगा, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पर 18 है और फुल लेंथ के हिसाब से दूसरा पेपर है, इसको कवर करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर एडुटेरिया का जो पेपर फुल है उसको भी कवर करेंगे, और एक पेपर यहाँ पर इसमें देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से 17 के बाद। हम लोग यहाँ पर काफ़ी टाइम बाद इसको क्वेश्चन को कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर चैनल पर अभी कॉपीराइट स्ट्राइक यहाँ पर कुछ टाइम से लगा हुआ था, ठीक है। तो वो हटने के बाद यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आते स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन 1 है, इसमें बोला है 1608 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जहांगीर के दरबार में किसे भेजा गया था? आंसर क्या होगा? देखो यहाँ पर जो भेजा गया था, ये भेजा गया था कैप्टन हॉकिंस, इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर कैप्टन विलियम हॉकिंस ने 1608 में जहांगीर के दरबार में पहुंचे थे, और जिसे यहाँ पर वे मुगल सम्राट से मिलने पहले आधिकारिक अंग्रेज प्रतिनिधि बन गए थे, और वे लगभग 1611 तक वहाँ पर रहे थे, लेकिन अंततः व्यापारी जो संधि थी हासिल करने में असफल रहे थे, जिसका मुख्य कारण पुर्तगालियों का विरोध और यहाँ पर जहांगीर की उदासीन रुचि थी, ठीक है। आंसर क्या होगा? डी करेक्ट है। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि 1608 में गए थे और कब से कब तक रहे थे? 1611 तक रहे थे, एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है। एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से कि उन्होंने जब यहाँ पर गए, उन्होंने व्यापारिक संधि जो की थी वे हासिल करने में सफल थे या असफल थे, है ना, तो क्या असफल थे? तो दो टाइप से क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, तो याद रखना है। क्वेश्चन 2, किस बंगाली कवि ने प्लासी के बाद के युद्ध को भारत के लिए शाश्वत अंधकार की रात के रूप में वर्णित किया था? सेकंड का आंसर क्या होगा? सेकंड का आंसर हो जाएगा आपका नवीन चंद्र सेन, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। सेकंड का यहाँ से सही आंसर होगा, क्योंकि 19वीं सदी में बंगाली कवि नवीन चंद्र सेन ने प्लासी युद्ध 1757 के बाद के हालात को भारत के लिए शाश्वत अंधकार या उदासी की रात के रूप में वर्णित किया था, और इस भावना को यह दर्शाता है कि प्लासी वह निर्णायक मोड़ था जिसके बाद भारतीय संप्रभुता समाप्त हो गई थी और अनौपचारिक जो औपनिवेशिक अधीनता थी वो शुरू हो गई थी, ठीक है। ये काफ़ी विशिष्ट साहित्यिक ऐतिहासिक तथ्य था जो मानक आधुनिक इतिहास के स्रोतों में इस उदाहरण के रूप में दिखाई देता था। बाद के भारतीय जो बुद्धिजीवी थी उसने प्लासी के महत्व को इस प्रकार समझाया था, ठीक है। आंसर क्या है? दूसरे का सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, 1772 में बंगाल के द्वैत शासन समाप्त करने को लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्णय का क्या परिणाम था? क्या परिणाम हुआ था? देखो, परिणाम ये हुआ था कि जो कंपनी थी उसके सेवकों के माध्यम से प्रत्यक्ष प्रशासन, है ना, क्योंकि देखो इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो वारेन हेस्टिंग 1772 में द्वैत शासन प्रणाली थी उसको अंत किया था, तो मूल परिवर्तन यह था कि यहाँ पर कंपनी ने नवाब के माध्यम से प्रशासन का कार्य करना बंद कर दिया था, ठीक है, और सीधे नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया था। और द्वैत प्रणाली के तहत यहाँ पर कंपनी के पास अधिकारी जो दीवानी तो थे, लेकिन यहाँ पर निजामत नाम मात्र के लिए नवाब के पास ही होते थे, ठीक है, जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिससे यहाँ पर कंपनी के पास सत्ता तो थी लेकिन उत्तरदायित्व तो नहीं था उसमें। और 1770 के विनाशकारी बंगाल के लिए अकाल के लिए यहाँ पर व्यापक रूप से इसी प्रणाली को जिम्मेदार ठहराया गया था। तीसरे का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें से किस घटना को बंगाल से धन निकासी की शुरुआत मानाता है? क्वेश्चन नंबर चौथे का क्या होगा? चौथे का 1757 प्लासी की लड़ाई, डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अधिकांश इतिहासकार ने प्लासी युद्ध के 1757 के बंगाल से धन की निकासी की शुरुआत मानते थे, और सिराजुद्दौला की पराजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके अधिकारियों ने उपहारों, लूटपाट और नवाब के राजनीतिक प्रभाव को मध्यम से यहाँ पर भारी मात्रा में धन वसूला, और 1765 में दीवानी अधिकार मिलने के बाद यह प्रक्रिया और तेज हो गई, और जब कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से राजस्व एकत्र करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। आंसर चौथे का डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं, सिविल सेवा भर्ती प्रशिक्षण के संबंध में विचार करना है। कंपनी के सिविल सेवा जो गारंटर थे, रंगरूप थे, ठीक है, उसमें शुरू करने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज में प्रशिक्षित किया जाता था। पहला, 5वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, हेलीबरी कॉलेज प्रशिक्षण संस्थान के रूप में फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थान लिया था। सेकेंड बात भी करेक्ट होगा। तीसरा, कंपनी शासन के दौरान पूरे समय सिविल सेवा भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा नियंत्रित होती थी। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी शासन के दौरान सिविल सेवा भर्ती में प्रतियोगी परीक्षाओं का कोई यहाँ पर नियंत्रण नहीं था। वो कंपनी काल में
अधिकांश समय भर्ती संरक्षण और नामांकन पर आधारित होती थी। कंपनी के निदेशक को उम्मीदवारों को नामांकित करने का विशेष अधिकार प्राप्त होता था और सिविल सेवा भर्ती के लिए प्रतियोगियों परीक्षाओं जो 1853 में उससे चार्टर अधिनियम के बाद यहाँ पर शुरू की गई थी और यह कंपनी शासन में बिल्कुल अंत में हुआ था। आंसर क्या होगा 1 और 2 इसका सही आंसर होगा, ए नंबर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से 1707 से 1720 के उथल पुथल से भरे दशक दिल्ली के शाही सिंहासन पर बैठने वाले शासकों का सही कालक्रम में कौन सा होगा। देखो सही कालक्रम जो होगा यहाँ से ये हो जाएगा, एक तो बहादुर शाह प्रथम, ये 1707 से 1712, जहांदार शाह हो जाएगा 1712 से 1713, उसके बाद फर्रुख सियर जो हो जाएगा 1713 से 1719, मोहम्मद शाह 1719 से 1748, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजा राममोहन राय के संबंधित यहाँ पर युग पर विचार करना है। अध्ययन के यहाँ पर किए गए कुछ विषय थे। पहला वाराणसी, 7वें का पहला क्या होगा यहाँ से ये बोला है कि अध्ययन के स्थान में वाराणसी क्या था। देखो जो वाराणसी था इसमें युवावस्था में राममोहन राय को हिंदू विद्वता और उसके विद्वान प्रमुख केंद्र पर वाराणसी बनारस भेजा गया था, जहां उन्होंने संस्कृत व्याकरण के वेद, उपनिषद और शास्त्रीय हिंदू दार्शनिक प्रणालियों का गहन अध्ययन किया था। ठीक है, पहला आंसर क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड बात है पटना पुराण और फारसी अरबी साहित्य। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से देखो 18वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में पटना में इस्लामी शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था और राजा राममोहन राय ने वहाँ फारसी और अरबी का अध्ययन किया था। ठीक है, फारसी अरबी का यहाँ पर अध्ययन किया था और कुरान, इस्लामी धर्मशास्त्र, सूफी रहस्यवादी कविता और अरस्तु ने यूक्लिड के अरबी अनुवादों का गहन अध्ययन किया। सेकेंड भी सही है। तीसरा पेरिस, यूनानी और हिब्रू धर्म ग्रंथ। तीसरी बात यहाँ से देखते हैं, देखो यहाँ पर बोला कि हालांकि यहाँ पर राममोहन राय ने प्राचीन ग्रीक और हिब्रू भाषाएं सीखी थी ताकि वो पुराने नियम और जो उनकी मूल भाषाएं हैं उसमें पढ़ सकें, लेकिन उन्होंने भाषाओं का अध्ययन कलकत्ता में किया था, ना कि पेरिस में। तो ये बात इसकी गलत है। ये तो पता था कि यहाँ पर ये सीखने के लिए गए थे, लेकिन पेरिस नहीं कलकत्ता था यहाँ पर। ठीक है, आंसर क्या होगा 1 2 सिर्फ करेक्ट है, बी यहाँ से 2 बात सही होंगी। क्वेश्चन नंबर 8, इन घटनाओं पर विचार करना है। तीसरी नेटिव कैवेलरी के सैनिकों द्वारा कारतूत में लेने से हथियार कर दिए थे। ठीक है, कारतूत लेने का हथियार इनकार, 85 सैनिकों को जेल में डालना, मेरठ विद्रोह की शुरुआत और रानी झांसी की मृत्यु। इनमें से देखो कालक्रम बताएंगे कौन कौन से यहाँ पर कौन से सन में आए और कौन कौन पहले से बात के क्रम में आया था। 8वां नंबर क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो देखो पहले यहाँ पर आएगा जो तीसरी नेटिव जो थे कैवेलरी सैनिकों द्वारा कारतूस में लगे इनकार करना, ये क्या था 24 अप्रैल 1857, ये पहली बात होगी। उसके बाद आपका आएगा 85 सैनिकों को जेल में डालना, 9 मई 1857 हो जाएगा। उसके बाद मेरठ में विद्रोह का प्रकोप 10 मई 1857 और झांसी रानी मृत्यु जो हुई थी ये 17 जून 1858 में। ठीक है, तो अभी करीब यहाँ से जो इनकी यहाँ पर डेथ एनिवर्सरी भी यहाँ पर मनाई गई थी 17 जून को। ठीक है, करीब 3 से 4 दिन पहले। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ए आंसर करेक्ट है। सबके यहाँ पर सन लिख लो कौन कौन सन कब है और इसको पॉइंट करके अपने नोट्स बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 है राजा अलाउंगपाया के संबंध में विचार करना है। उन्होंने 18वीं सदी के बीच बर्मा को एकीकृत किया था। 9वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। राजा अलाउंगपाया शासनकाल 1752 से 1760 को बर्मी इतिहास के 3 महानतम सम्राटों में से एक माना था। 18वीं शताब्दी के मध्य में उन्होंने सफलतापूर्वक एक तीव्र सैन्य अभियान चलाया था, जिसके परिणामस्वरूप दक्षिण में मौन शासकों को उखाड़ फेंका था और यहाँ पर विभिन्न पद्धति थी उसको लेकर के राजवंश के तीसरे बर्मी साम्राज्य की स्थापना की थी। पहला सही है, उन्होंने इरावदी नदी पर अवा से राज किया था। कहने का मतलब उन्होंने इरावदी नदी पर अवा से राज किया। सेकेंड बात गलत, क्योंकि यहाँ पर अलाउंगपाया ने अवा में शासन नहीं किया था, वे मूल रूप से मोक्सो बोम्यो कस्बे के ग्राम प्रधान थे। ठीक है, ये बात गलत होगी। इनका शासन वडोपया का पहले का है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोनबांग राजवंश के संस्थापक, कुलपति और प्रथम राजा थे इसके, और राजा वोदपाया शासनकाल 1882 से 1819 था, इसी राजवंश के 6ठे राजा थे। तो ये बात करेक्ट है, 1 और 3 सही है, आंसर यहाँ से बी। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से किस नेता ने कलकत्ता में छात्रों के सामने राष्ट्रवादी भाषण देकर अपनी सार्वजनिक जो जीवन थी उसकी शुरुआत की थी। आंसर क्या होगा,
आंसर 10वें का हो जाएगा करेक्ट यहाँ से सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। भारत रत्न और यहाँ पर कब यहाँ पर दिए गए थे, किस वर्ष पे। राजेंद्र प्रसाद को कब दिया गया था। देखो राजेंद्र प्रसाद हैं, इनके यहाँ पर दिए गए थे ये हो जाएगा 1962। ठीक है, उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनको दिए गए थे यहाँ पर 1992 में। ठीक है, उसके बाद जयप्रकाश नारायण 2001 और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 1999। करेक्ट आंसर 11वें का सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर है, झारखंड के अलग होने के बाद बिहार की स्थिति के संबंध में विचार करना है। देशांतरी विस्तार समान रहा था इसमें। 12वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, 12वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, अक्षांशीय विस्तार 2 डिग्री 30 मिनट कम हो गया था। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि अक्षांशीय विस्तार 2 डिग्री 30 मिनट की कमी आई थी। बिहार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तर से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तर अक्षांश तक फैला हुआ था। विभाजन से पहले अविभाजित बिहार लगभग 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तर से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तर तक फैला था। वास्तविक कमी लगभग 2 डिग्री 22 की है, ना कि 2 डिग्री 30 की। तो ये बात गलत हो जाएगी सेकेंड वाली। तीसरी बात है, इसमें अविभाजित बिहार का 54.15% क्षेत्र शामिल है। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर 1 और 3 इसका सही होगा। 12वें का 1 और 3 करेक्ट है ना, तो क्या हो जाएगा, 2 सही है, 2 बार सही है, बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, भौगोलिक संकेतक जीआई टैग जो है उसके बारे में। जीआई उत्पाद श्रेणी और वर्ष कब यहाँ पर क्या क्या दिया गया था। पत्थर कट्टी, पत्थर शिल्प है ना, ये क्या होगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 2025। सही बात है, पत्थर की कला और इसको लेकर 2025 में दिया गया था। सुजनी कढ़ाई 2013 में, सुजनी कढ़ाई जो थी ये 2006 में जीआई टैग प्राप्त हुआ था, ना कि 2013 में। भागलपुरी सिल्क है, एक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, भागलपुरी चावल काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, तो क्या होगा, ये 2013 में था, 2006 में नहीं। तो ओनली 1 करेक्ट है, ये आंसर होगा। आते क्वेश्चन 14 नंबर, ऐतिहासिक नारा अबुआ राज सेतर जाना महारानी राज टंडू जाना किसके द्वारा गढ़ा गया था ये। ठीक है, आंसर हो जाएगा, ये गढ़ा गया था बिरसा मुंडा, इसका आंसर होगा। ये भगवान बिरसा मुंडा 1875 से 1900, ठीक है, टाइम पीरियड। इनके शक्तिशाली नारा था जिसे अबुआ दिसुम अबुजा राज के रूप में भी व्यक्त करते थे। वे प्रतिष्ठित आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और छोटा नागपुर क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह के नेता थे। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में 1857 के विद्रोह की पहली बड़ी घटना देवघर वर्तमान में झारखंड में, उसके बाद रोहिणी में किस तारीख को घटित हुई थी। आंसर 15 का क्या होगा, 15 का जो आंसर हो जाएगा डी 12 जून 1857 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य थे जून 1917 में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका एक तो FG स्लाई, ठीक है, LG आदमी, महात्मा गांधी, राजा हरिहर प्रसाद नारायण सिंह, DJ रीड। करेक्ट आंसर डी यहाँ से 16वें का सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 17, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी। 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1929, यहाँ से सही आंसर। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में जमींदारी शोषण और कृषि संबंधी अन्याय के खिलाफ किसानों को संगठित करने के लिए यहाँ पर की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 सूची 1 सूची 2 को मैच करते हैं। नीति और इसका वर्ष क्या था। 18 नंबर, बिहार स्टेट क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका 1975 बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा आपका 1974 बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम 1980। ठीक है, और बिहार राज्य आवास बोर्ड 1982। करेक्ट आंसर 18 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन 19 है 19 नंबर, जनगणना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जनसंख्या गणना का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। पहली बात, 19 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, पहली बात गलत है, क्योंकि भारत में जनसंख्या गणना का सबसे पहले
प्रारंभिक संदर्भ कौटिल्य के अर्थशास्त्र पे मिलते हैं और जनसंख्या प्रशासनिक आंकड़ों का विस्तृत विवरण के बाद में अकबर के शासनकाल के दौरान अबुल फजल द्वारा आईन अकबरी में दर्ज किया गया था। सेकेंड बात है, जनगणना 2027 भारत का इतिहास में होने वाली 14वीं जनगणना होगी। एकदम करेक्ट है या गलत है? एकदम गलत है, 16वीं जनगणना है। ठीक है, ये गलत हो जाएगी बात। और देखो, जनगणना जो भी होने वाली है यहाँ पर आपको एकदम करेक्ट डेटा बताना है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट के पास सही डेटा जा सके, जिससे हम लोग को यहाँ पर एक एक्यूरेट यहाँ पर जो चीज़ है वो पता चल सके, है ना। गलत देने से कुछ होगा नहीं यहाँ पर। गलत दोगे तो सोचोगे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ है गवर्नमेंट को ना पता चले, तो वो उसको लेकर नहीं, आप कुछ भी रखो, लेकिन अपने पास जो डेटा है ना वो एकदम क्लियर देना चाहिए, सही डेटा देना चाहिए। अभी कुछ टाइम बाद क्या है, अभी जो अगर आप डेटा नहीं दोगे या जनगणना नहीं कराओगे, उनको वापस कर दोगे, तो क्या होगा, अभी जो जिनके वोटर आईडी कार्ड है या फिर आधार कार्ड, हो सकता है उनको कुछ रिजेक्ट कर दें, या यहाँ पर इन लोग की जनगणना नहीं हुई थी इस वजह से, है ना, एनआरसी को लेकर के शामिल करना है, तो इस वजह से लेकर के आप भारत के नागरिक को ये सब चीज़ें आपको पूरी करनी चाहिए जो यहाँ पर करने आ रहे हैं। ठीक है, तो ना इनको भगाना है ना इनको कुछ करना है, एक एक डिटेल अपनी सही बतानी है इसमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये डिटेल हम लोग की आगे चल के इसी के तौर पर शायद कोई कार्ड वार्ड यहाँ पर बनाया जाएगा। ठीक है, तो आगे आते हैं। तीसरी बात है, 7वीं अनुसूची के तहत जनगणना एक केंद्रीय विषय होगा। तीसरी बात क्या है? देखो, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट होगी, राइट। आंसर क्या होगा? 1 2 गलत है, तीसरा सब करेक्ट है, तो सही नहीं पूछा है कौन सा, तो 1 2। क्वेश्चन नंबर 20, अभिकथन है कारणार। बिहार में पीडमोंट दलदली मिट्टी पाई जाना हिमालय के तलहटी क्षेत्रों में पर्यावरण से जुड़ा होगा। 20वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। पीडमोंट क्षेत्र वहां बनते हैं जहां पहाड़ों के नीचे हिस्से जो होते हैं तलछट में जमा हो जाते हैं। सेकेंड बात यहाँ से भी करेक्ट हो जाएगी, दोनों बातें सही है। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से 1 2 दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, आयुष्मान भारत PMJAY। ठीक है, आयुष्मान भारत PMJAY के बारे में विचार करना है। देखते हैं, इससे बोला है इसके संबंध में इसको लागू करने वाला 36वां राज्य बन गया है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पहला करेक्ट है। सेकेंड बात है, ये योजना सेकेंडरी और टर्सरी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए प्रति परिवार 5 लाख का सालाना कवर करेगी। ये भी बात यहाँ से सही है, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में शुरू किए गए ज्ञान भारतम मिशन के बारे में विचार करना है। संस्कृति मंत्रालय ने भारत की पांडुलिपि विरासत का पता लगाने के लिए देशव्यापी सर्वेक्षण शुरू किया है। 22वें का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। यह सर्वेक्षण पूरे देश में 3 महीने तक चलाया जाएगा। सेकेंड बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर यह सर्वेक्षण 3 महीने का अभ्यास नहीं है। ये ज्ञान भारतम मिशन केंद्रीय बजट 25-26 में और 25 से 31 के जो 490 करोड़ से अधिक यहाँ पर कुल बजट है उसके साथ यहाँ पर लॉन्च किया गया था। ये 6 साल का दीर्घकालिक मिशन है, ना कि 3 महीने का। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी, सेकेंड बात। तीसरी बात है, ये घोषणा मुख्य रूप से विदेशी संग्रहालय से प्राचीन वस्तु की वापसी पर केंद्रित होगा। तीसरी बात गलत है, क्योंकि ज्ञान भारतम मिशन का पुरातन वस्तुओं की वापसी से कोई संबंध नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय सर्वेक्षण के माध्यम से पांडुलिपि का पता लगाना और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस के लिए प्रत्येक पांडुलिपि भंडार का दस्तावेजीकरण करना होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ओनली 1 करेक्ट है, बी आंसर होगा गलत पूछा तो। क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें से कौन सा इंडिया AI मिशन के स्तंभ होगा? इंडिया AI मिशन का स्तंभ इनमें से कौन सा है? 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको यहाँ से। एक तो AI कोर्स, ठीक है, इंडिया AI कंप्यूट और सुरक्षित विश्वसनीय AI, ये भी करेक्ट है, राइट। लेकिन जो राष्ट्रीय क्वांटम ग्रिड है ये यहाँ पर गलत होगा, ये यहाँ पर इसमें नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय क्वांटम ग्रिड ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन पूर्णतः स्वतंत्र राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य क्वांटम कंप्यूटिंग, संचार, क्रिप्टोग्राफी प्रणालियों का विकास करना, और ये इंडिया AI मिशन का प्रशासनिक स्तंभ नहीं माना जाता है। 1 2 3 बी करेक्ट आंसर है। 24 नंबर है, हाल ही में खबरों में रहा फुजेरा बंदरगाह रणनीतिक रूप से इसमें से किस जल निकाय पर स्थित होगा? करेक्ट आंसर 24 का हो जाएगा, ओमान की खाड़ी यहाँ से सही आंसर है। फुजेरा बंदरगाह संयुक्त अरब अमीरात UAE की फुजेरा अमीरात में देश के पूर्वी तट के ओमान की खाड़ी के किनारे स्थित ये फारस की खाड़ी और हॉर्मुज जल टमुरमत के बाहर स्थित संयुक्त अरब अमीरात का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह होगा, जिसे यह अत्यधिक रणनीतिक महत्व प्रदान करेगा। और यह बंदरगाह तेल भंडारण, ईंधन भरने, माल ढुलाई के जो महत्वपूर्ण साधन थे उसके रूप में काम करेगा। ठीक है, और इसकी भौगोलिक स्थिति संयुक्त अरब अमीरात की ऊर्जा
सुरक्षा और वैश्विक व्यापार के संपर्क को मजबूत करेगी। क्वेश्चन नंबर 25 डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के बारे में विचार करना है। यह मुख्य रूप से केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसमें राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश और केंद्रीय प्रायोजित गठनों के रूप में सहायता दी जाती है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए कृषि उत्पादों की सीधी खरीद अनिवार्य बनाता है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह मिशन प्रत्यक्ष खरीद के अनिवार्य नहीं बनाता। ये खरीद एजेंसी के रूप में काम करने के बजाय ये मिशन सहायक बुनियादी ढांचा क्या करता है, तैयार करता है। यह राज्यों को किसानों के लिए इनपुट और उपज की ऑनलाइन खरीद बिक्री तक भरोसेमंद डिजिटल पहुंच को उपलब्ध कराने में सक्षम बनाता है। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर 1 से ये सही पूछा है तो सी। क्वेश्चन 26 हाल ही में खबरों में रहा यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस का 43वां सत्र किस शहर में शुरू हुआ था। करेक्ट आंसर 26 का हो जाएगा समरकंद। यहाँ से सही आंसर है। ठीक है, समरकंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 4 दशकों में पहली बार है कि महासभा का आयोजन पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय से बाहर हो रहा है। ठीक है, और कब होता है, हर साल होता है? नहीं, ये हर 2 साल में होता है, ये भी याद रखना है। आगे आते क्वेश्चन 27 हाल ही में लॉन्च की गई सुजल गांव आईडी के बारे में विचार करना है। इसे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जीवन जल मिशन के तहत लॉन्च किया गया। 27 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ये ग्रामीण पाइप युक्त जलापूर्ति योजनाओं की मैपिंग के लिए एक अनूठी डिजिटल आईडी होगी। सेकेंड बात क्या होगा, सेकेंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। दोनों बातें सही है, आंसर सी। 28 नंबर IBM ने 2047 तक भारत को टॉप 3 क्वांटम इकोनॉमी बनाने को रोडमैप को पेश के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की है। 28 का आंसर हो जाएगा ये की है नीति आयोग, इसका सही आंसर होगा। नीति आयोग ने फ्रंटियर टेक हब ने IBM कॉरपोरेशन के साथ अपने नामित ज्ञान भागीदार के रूप में हाल ही में भारत को एक अग्नि क्वांटम संचालित अर्थव्यवस्था में बदलना और शीर्षक में एक व्यापक राष्ट्रीय रोडमैप का अनावरण किया है। 28 का भी करेक्ट होगा। 29 नंबर है 29 अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेज के वार्षिक संरक्षण के संबंध में विचार करना है। ASUs का संचालन सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय के अंतर्गत सांख्यिकी कार्यालय जो होता है उसको द्वारा किया जाएगा। पहली बात 29 का करेक्ट है। इसमें गैर कृषि निर्माण, व्यापार और सेवा उद्यम शामिल होंगे। सेकेंड बात भी करेक्ट है। यह सर्वेक्षण GDP के आकलन के राष्ट्रीय खातों को तैयार करने के लिए जानकारी देगा। तीसरी बात भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर 1 2 3 29 का डी। क्वेश्चन नंबर 30 है हाल ही में GI टैग प्राप्त मेरठ बिगुल पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किसे संबंधित होगा। 30 का करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ये संबंधित है बी सैन्य अभ्यास, औपचारिक परेड और रेजिमेंटल बैंड। ठीक है, 30 का बी यहाँ से सही आंसर होगा। मेरठ बिगुल जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त हुआ है और इसका भारत का सैन्य परंपरा से गहरा संबंध था और मेरठ में बिगुल बनाने की परंपरा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में चली आ रही थी। ठीक है, 30 का भी करेक्ट है। यहाँ पे देखो हम लोग अभी टेस्ट नंबर 18 कर रहे हैं ना, 18 और फुल टेस्ट 2। 17 हमने पार्ट 1 किया था इसी चैनल पर और 17 का जो पार्ट 2 है वो मैंने दूसरे चैनल पर किया था। यहाँ पे कॉपीराइट की वजह से दूसरे चैनल पर उसको कराया था मैंने। अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो मैं आपको चैनल बता दे रहा हूँ, या चैनल का लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहाँ से आप उसको टेस्ट नंबर 17 का पार्ट 2 भी कर लोगे कवर। ठीक है, या मैं इसी में अपलोड कर दूंगा बाद में। अगर देखना है तो उसमें भी देख सकते हो, वो भी अपना ही चैनल है, उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, तो चैनल आप लिखोगे यूट्यूब पर, क्या लिखोगे, दिल्ली DUKT लिखना है आपको, है ना, दिल्ली UPSC नॉलेज टेक। दिल्ली आपको दिल्ली से जोड़ना है अपना चैनल UPSC नॉलेज टेक ना, उसमें आपको पहले दिल्ली जोड़ लेना है, बाकी सब सेम है, DUKT हो जाएगा। इस चैनल को ज्वाइन कर लो और वहाँ पे भी आपको कुछ वीडियो इसमें मिलती रहेंगी। जैसे अगर उसमें नहीं मिलेगी तो इसमें किसी कारण से अगर नहीं मिल पाई इसमें तो DUKT में आपको मिल जाएगी। ठीक है, याद रखना, क्योंकि यहाँ पर कुछ पेपर मैं उसमें ही कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पर कॉपीराइट की वजह से कुछ पेपर इसमें नहीं कराऊंगा मैं। ठीक है, तो आपको बता दे रहा हूँ, दोनों चैनल आपको जोड़ लेना है अपने से। सर्च करो यूट्यूब पर जस्ट अभी और आपको मिल जाएगा, वहाँ से सब्सक्राइब करो। फिर हम लोग अपना अगला क्वेश्चन करते हैं 31। ठीक है, 31 नंबर है हाल ही में जारी यहाँ पर UIDAI आधार विजन 2032 फ्रेमवर्क का मकसद भविष्य के लिए सुरक्षित डिजिटल पहचान बनाना, जिसके लिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किससे आपस में जोड़ा जाएगा। आंसर क्या होगा, 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जोड़ा जाएगा। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, एडवांस एन्क्रिप्शन तकनीकी, ये सभी यहाँ से
सही आंसर होंगी। 31 का डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 से 32, अमेरिका के हाल ही में घोषित लूनर फिशन सरफेस पावर प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि चांद पर न्यूक्लियर पावर स्थायी सोर्स बनाना। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आर्टेमिस कार्यक्रम चंद्रमा पर दीर्घकालिक स्थायी उपस्थिति और स्थापित करने के लिए लक्ष्य को एक महत्वपूर्ण तकनीकी आधार प्रदान करेगा। 32वें का सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 सूची 1 और सूची 2 को मैच करते हैं। मुख्य न्यायाधीश और संबंधित इसके न्यायालय कौन कौन से हैं? पहली बात है, पहले बोला न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे, ये क्या होगा? ये हो जाएगा आपका मेघालय उच्च न्यायालय। जस्टिस संगम कुमार साहू पटना उच्च न्यायालय। जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक झारखंड, हाँ ठीक है, झारखंड को जाएंगे आगे। जस्टिस सोमेन सेन केरल उच्च न्यायालय। करेक्ट आंसर 33 का बी। 34 नंबर है 34, निम्नलिखित पर मिलान करना है। रामसर स्थल और केंद्र राज्य शासित प्रदेश इसके कौन कौन से हैं? देखते हैं 34 को। पहला इसमें है उदयपुर झील बिहार। ठीक है, उदयपुर झील क्या हो जाएगा? बिहार। खीचन वेटलैंड या खीचन आर्द्रभूमि जो है ये राजस्थान। ठीक है, छड़ी ढांड जो है ये गुजरात। राइट, मौसमी आर्द्रभूमि है ये, जो क्या होगा? गुजरात। पटना पश्चिम भरण पटना में समझ लेना है ना, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। राइट, करेक्ट आंसर क्या होगा? पटना पश्चिम भरण उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है और इसी बिहार के पटना शहर में। समझने के यहाँ पर गलती नहीं करना है। आंसर क्या होगा? 34 का स्टेप से यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर आते हैं 35। G20 लीडर समिट 2025 के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये अफ्रीकी महाद्वीप पर आयोजित पहला G20 शिखर सम्मेलन था। 35 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? 35 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। सेकेंड, सम्मेलन का थीम एकजुटता, समानता, स्थिरता था। सेकेंड बात क्या होगी? ये भी करेक्ट है। तीसरा, इसका आयोजन अफ्रीकी संघ की अध्यक्षता में किया गया था। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि यह शिखर सम्मेलन अफ्रीकी संघ के तहत नहीं बल्कि यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय अध्यक्षता के तहत आयोजित किया जा रहा था। हालांकि अफ्रीका संघ एक स्थायी सदस्य 2023 में दिल्ली शिखर सम्मेलन के दौरान शामिल था, उसके रूप में पूरी तरह से भाग लेता था, लेकिन वार्षिक घूर्णी अध्यक्षता मेजबान देश दक्षिण अफ्रीका के पास है। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से ए से होगा। क्वेश्चन नंबर 36 भारतीय निम्न पुरापाषाण काल की स्तर रचना संबंधित परतों के बारे में विचार करना है। उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी की खुदाई से पुरापाषाण संस्कृति के तीनों चरणों को निरंतर क्रम पता चलता है। 36 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? ये करेक्ट है। इस दौर की हस्त कुल्हाड़ियाँ और क्लीवर मोटे कंकड़ पत्थरों के बजाय बारीक दाने क्रिस्टलाइन कार्टाजेट से बनाए जाते थे। सेकेंड बात गलत होगी, क्यों? क्योंकि निम्न पुरापाषाण काल के औजार जैसे कि हाथ से कुल्हाड़ी, छुरी आमतौर पर मोटे दाने वाले कार्टाजेट और स्थानीय रूप से उपलब्ध कठोर पत्थरों से बनाते थे, ना कि विशेष रूप से बारीक दाने से। ओनली 1 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है हड़प्पा शहरीकरण के दौर की सामाजिक आर्थिक विशेषताओं के बारे में विचार करना है। मोहनजोदड़ो की गेट पाथ महास्थान कुंड था, उसकी बनावट में पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्राकृतिक बिटुमेन की एक आधार परत का इस्तेमाल करते थे। 37 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, हड़प्पा के बाटों में निम्न भिन्नात्मक मानों के लिए कठोर रूप से एक समान दशमलव प्रणाली का पालन किया जाता था, जिसके बाद उच्च मानों के लिए द्विधारी प्रणाली अपनाई जाती थी। सेकेंड गलत है क्योंकि यह कथन हड़प्पाकालीन भार प्रणाली की गणितीय तर्क को पूरा करने के लिए उल्टा बताता है ना, उलट देता है, क्योंकि यहाँ पर छोटी भिन्नात्मक मुद्राओं के लिए ये भार द्विआधारी प्रणाली प्रत्येक बार दुगुना होता है ना, ये होगा, उसका पालन करते थे और भार का पारंपरिक आधार इकाई लगभग 13.64 ग्राम के बराबर मानते थे। तो ये बात गलत हो जाएगी, सेकंड वाली, पहली बात करेक्ट है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 38 से 38 नंबर 38 बोले मोर प्रशासनिक पदानुक्रम के संबंध में कृषि विशेष अधीक्षक के लिए निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग करते थे बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का, ये करते थे सीताध्यक्ष, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सीताध्यक्ष सीता के नाम से जानी जाने वाली राज्य के स्वामित्व वाली कृषि भूमि का प्रबंधन और पर्यवेक्षण करते थे और ये अधिकारी खेती के विनियमित करने में, श्रम को संगठित करने और कृषि उपज को अधिकतम करने के लिए यहाँ पर उत्तरदायी मानते थे।
ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 से 39, उत्तर वैदिक काल के दौरान क्षेत्रीय और प्रशासनिक बदलाव के कारण विचार करना है। इसमें बड़े क्षेत्रीय राज्यों का उदय के साथ स्वेच्छा से दिए जाने वाले उपहार को नियमित करों के रूप में दिया गया था। पहला 39 का करेक्ट है। शतपथ ब्राह्मण में भारी और उपजाऊ मिट्टी की जुताई के लिए लोहे हल के फाल के बढ़ते इस्तेमाल को स्पष्ट उल्लेख मिलता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से सही है। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर है। ऋग्वैदिक काल के आर्थिक ढांचों के बारे में विचार करना है। ऋग्वैदिक समाज मुख्यतः या मुख्य रूप से पशुपालक था, जिसमें गाय मुख्य संपत्ति थी। इसमें क्या है? गाय मुख्य संपत्ति मानी जाती थी। 40 का पहला स्टेटमेंट सही है। शुरुआती वैदिक काल में निष्क राज सूचित राज द्वारा जारी एकमात्र धातु मुद्रा के रूप में जारी करती थी। सेकेंड गलत होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर निष्क का राज द्वारा ढाला गया एक सिक्का या मुद्रा नहीं था, बल्कि यहाँ पर प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल में मुद्रा ढालने में सक्षम कोई केंद्रीकृत राज संरचना प्रशासनिक तंत्र मौजूद नहीं था। निष्का समाज के कुलीन वर्गों द्वारा धारण किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित सोने का आभूषण या हार था। गलत पूछा तो केवल 2 बी। क्वेश्चन नंबर 41 है 41। सूची को सूची 2 को मैच करना है। प्रशासनिक पद करात्मक इसके विभाग कौन कौन से हैं? पहली बात है, पहला हो जाएगा महादंड नायक, मुख्य न्यायिक यहाँ पर अधिकारी होगा, ठीक है। उसके बाद संधि विग्रहिक युद्ध में शांति मंत्री, ये बात भी ये हो गई। उसके बाद ऊपरी को तथा प्रांतीय गवर्नर, ठीक है, सही बात है। और कुमारामात्य उच्च पदस्थ प्रशासनिक अधिकारी। करेक्ट आंसर 41 का क्या होगा? इस टाइप से हो जाएगा डी करेक्ट है। 42 नंबर 42, अभिकथन एक कारण। गुप्तोत्तर काल में पश्चिमी रोमन साम्राज्य के साथ लंबी दूरी समुद्री व्यापार की मात्रा में भारी कमी देखी गई थी। 42 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। स्वायत्त और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के संरचनात्मक विकास के बाहरी विलासिता वस्तुओं की आयात ने घरेलू मांग को कम कर दिया था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें सही है, ठीक है। आंसर क्या होगा? लेकिन यहाँ पर इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है तो बी करेक्ट होगा, क्योंकि देखो व्याख्या इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर गुप्तोत्तर काल के प्राचीन रोमन साम्राज्य को लेकर की दूरी की व्यापार मात्रा की कमी को लेकर बता रहा था बात, ठीक है। और यहाँ पर ये बात कर रहा था ग्रामीण अर्थव्यवस्था की संरचना की, ठीक है। यहाँ पर रोमन साम्राज्य की समुद्री व्यापार की मांग कर रहा था, यहाँ पर अर्थव्यवस्था संरचना की विकास की विलासिता की मांग कर रहा था। तो इस दोनों में डिफरेंस है, इस वजह से व्याख्या नहीं कर रही। 43 नंबर है 43 नंबर क्वेश्चन। इसमें से प्राचीन स्थलों को उसके सांस्कृतिक क्रम के अनुसार बताने कौन सा सही सम्मिलित है? 43 पहला सोहन घाटी उच्च पूरा पाषाण काल, गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये उच्च पूरा पाषाण काल गलत होगा, हाँ गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर ये भारतीय उपमहाद्वीप में निम्न पूरा पाषाण काल के प्रमुख स्थलों में से एक है। सेकेंड बात है गुफकराल मध्य पाषाण काल, गुफकराल मध्य पाषाण काल, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर कश्मीर घाटी में स्थित है ये, जिसका शाब्दिक अर्थ है कुम्हार की गुफा, ठीक है। इसके पास ये यहाँ पर क्या होगा? एक नवपाषाण स्थल होगा, ना कि मध्य पाषाण काल। पटने नवपाषाण काल, ये बात भी गलत है, क्योंकि पटने नवपाषाण काल नहीं होगा, ये क्या होगा? ये हो जाएगा मध्य पाषाण काल, ठीक है। सब गलत है। आंसर क्या होगा? 1 2 3 सभी गलत हैं, तो सही उत्तर क्या होगा? कोई नहीं सही है ना, तो डी होना चाहिए। 44 नंबर क्वेश्चन है 44। इसमें बोले 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल प्रशासन और सैन्य व्यवस्था की स्थिति का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन इनमें से कौन सा करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 के यहाँ से। ये करता है केंद्रीय प्रशासन की काफ़ी हद तक अप्रभावी हो गया था और अक्सर सेना विद्रोही की जो प्रवृत्तियाँ थी उससे प्रभावित हो चुकी थी, है ना। आंसर क्या 44 का ए करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है मुगल बादशाहों को उनके ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में विचार करना है। देखते हैं सूची को सूची 2 बादशाह और उनकी ऐतिहासिक घटना बदलाव जो थे। पहली बात है यहाँ से 45 में ये बोला है कि इसमें से बहादुर शाह क्या होगा? बहादुर शाह प्रथम जो हो जाएगा, ये औरंगजेब द्वारा जमा किए गए 13 करोड़ के खजानों को पूरी तरह से खाली होना, ठीक है। उसके बाद जहांदार शाह क्या होगा? जहांदार शाह जो होगा दमनकारी इजारा प्रणाली की व्यापक शुरुआत। मोहम्मद शाह क्या होगा? मोहम्मद शाह नादिर शाह द्वारा विनाशकारी आक्रमण और भारी लूटपाट। और शाह आलम द्वितीय ब्रिटिश सैनिक हाथों में दिल्ली को औपचारिक रूप से हाथ से निकल जाना। करेक्ट आंसर 45 का इस टाइप से हो जाएगा आपका
ए स्टेटमेंट करेक्ट है। 46 है, हाँ 46 नंबर है। धारवाड़ की सकौली जो है श्रेणी के बारे में विचार करना है। देखते हैं। पहला बोला है ये जबलपुर और रीवा 6 जिलों में फैला हुआ है, जिससे ये पूरी तरह से मध्य प्रदेश तक सीमित है। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से 46 का जो होगा ये करेक्ट है। सेकंड, भारत में पाई जाने वाली सभी धारवाड़ श्रेणी चट्टानों में से ये भरपूर मात्रा में अभ्रक माइका देने वाली जानी जाती है। सेकंड बात क्या है? ये भी सही है। तीसरा, सकौली श्रेणी माइका और सिल्ट के अलावा डोलोमाइट मार्बल भी शामिल होता है इसमें। तीसरी बात भी करेक्ट है। 1 2 3 डी करेक्ट आंसर है। 47, जीवाश्म पार्क इसकी अवस्थिति क्या है? 47 का पहला हो जाएगा शिवालिक जीवाश्म पार्क हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद मंडला प्लांट जीवाश्म नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, ठीक है, ये हो गया। अकाल वुड जीवाश्म पार्क, अकाल वुड जीवाश्म पार्क जो हो जाएगा ये क्या होगा? ये आपका राजस्थान, हाँ राजस्थान होना चाहिए, ठीक है। अगला राष्ट्रीय जीवाश्म वुड पार्क, ये कहाँ पर होगा? तमिलनाडु। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर स्टेप से हो जाएगा आपको 47 का मैच करने के हिसाब से सी करेक्ट होगा। 48 नंबर क्वेश्चन आता है 48। कश्मीर हिमालय के महत्वपूर्ण जो पहाड़ी दर्रे हैं उसके हिसाब से विचारना है कौन यहाँ पर सम्मिलित नहीं कर रहा है 48 में, है ना, कौन सा नहीं सम्मिलित कर रहा है इन चारों ABCD में। देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो नहीं सम्मिलित कर रहे हैं इसे, ये सम्मिलित नहीं कर रहा है, बोला है खार दुंगला, ये काराकोरम रेंज पर स्थित और इसे कारातागला के नाम से जाना जाता है। ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर खार दुंगला लेह के उत्तर में लद्दाख पर्वतमाला पर स्थित है और ये सेओक और नुब्रा घाटियों के प्रवेश द्वार है और ये कारा तांगला क्षेत्र से बिल्कुल अलग है। ये बात गलत हो जाएगी, बाकी सब करेक्ट है इसके। 49 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन अभिकथन ए और कारण आर देखते हैं। इसमें बोला है कि नंगा पर्वत के पास पश्चिमी सिंटेक्सियल मोड़ पर भूवैज्ञानिक संरचना तीखे हेरेपियन मोड़ लेती है, मानो वे किसी मुख्य रुकावट वाले बिंदु के चारों ओर मुड़ी हुई हों। पहली बात क्या होगी? 49 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड बात है पूर्ववर्ती सिंधु नदी के ऊपर उठते हुए नंगा पर्वत के बीच यहाँ पर एक गहरी घाटी गार्ज का निर्माण करती है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से सही होगी। 49 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी करेक्ट आंसर होगा। व्याख्या इसकी नहीं कर रहा है, ध्यान रखना, क्योंकि नंगा पर्वत के पश्चिमी सिंटेक्सियल मोड़ के यहाँ पर मोड़ के बारे में बता रहा था और यहाँ पर बता रहा था पूर्वी सिंधु नदी के ऊपर उठने को लेकर के, ठीक है। यहाँ पर सिंटेक्सियल मोड़ और यहाँ पर पूर्वी सिंधु नदी के दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, बात एकदम करेक्ट है, आंसर बी। क्वेश्चन 50 कांटेदार अपवाह प्रतिरूप के संबंध में विचार करना है। कांटेदार अपवाह प्रतिरूप में कोई सहायक नदी मुख्य नदी से इस प्रकार मिलती है कि उसका संगम ऊपरी धारा अपस्ट्रीम की दिशा में संकेत करता हुआ प्रतीत होता है। 50 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? 50 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात यहाँ से इसकी ये पैटर्न रिवर कैप्चर नदी द्वारा उसके कारण बनता है और जिसे मुख्य रूप से नदी का भाव उल्टा हो जाता है ताकि यहाँ पर सहायक नदियाँ अपनी पुरानी दिशा बना सकें या बनाए रख सकें। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा है नेपाल की अरुण नदी जो कोसी की एक सहायक नदी है, भारतीय उपमहाद्वीप में कांटेदार अपवाह का एक उदाहरण होगी। तीसरी बात भी सही है। कांटेदार जल निकासी जालीदार जल निकासी का एक उप प्रकार है जो फॉल्ट लाइनों के साथ विभेदक अपरदन द्वारा निर्मित होती हैं। गलत है, क्योंकि कांटेदार जल निकासी जालीदार जल निकासी के उपक्रम या उप प्रकार नहीं होती है। ये जालीदार जल निकासी के कठोर और नरम चट्टानों की वैकल्पिकता को परतों वाले क्षेत्र में विकसित होती है, जहां बाद में धाराएं मुख्य रूप से धारा के समकोण पर मिलेंगी। 1 2 3 करेक्ट होगा। आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर 50 का आंसर बी नंबर सही है। 51 नंबर 51 नंबर क्वेश्चन चिनाब नदी के बारे में विचार करना है। इसे संस्कृत में पुरुषनी और हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। 51 का पहला गलत है। सेकेंड बात है पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले ये किश्तवाड़ में पीर पंजाल पर्वतमाला को पार करती है। ये बात करेक्ट है, ओनली 2 स्टेटमेंट सही है। 52 नंबर 52 इनमें से कौन सा वर्णन या कौन सा क्रम जो है कार्बन की जो मात्रा होती है उसकी रैंक के बढ़ते यहाँ पर क्रम में कोयला बनने की प्रक्रिया क्वालिफिकेशन सीरीज को सही यहाँ पर ढंग से दर्शाता है। आंसर क्या होगा? 52 का सही आंसर यहाँ से हो जाएगा पीट लिग्नाइट बिटुमिनस एंथ्रासाइट, बी यहाँ से सही आंसर है, ठीक है। पीट कोयले के निर्माण विधि की प्रारंभिक अवस्था होती है, लिग्नाइट कोयले की निम्न श्रेणी है ना, ये नरम होता है
और बिटुमिनस ये कोयले की सबसे आम और व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली किस्म होती है। एंथ्रेसाइट कठोर कोयला, ये कोयले की सर्वोच्चतम श्रेणी होती है और गहरे काले रंग का दिखने में होता है। बी करेक्ट है 52। 53 प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में विचार करना है। इसमें ज़्यादातर हिमालय के ग्लेशियर से निकलती हैं। पहला 53 का स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें ज़्यादातर मैदानी में इलाकों में नौकागम्य या नाव चलाने के लायक होती हैं। सेकेंड बात भी सही होगी। तीसरा, इनमें ज़्यादातर अपनी युवावस्था के अंतिम चरण में होती हैं। तीसरी बात भी करेक्ट है। चौथा, ये नदियाँ केवल डेल्टा बनाती हैं। ये बात भी सही है। चारों बातें सही है। 53 का आंसर डी 1 2 3 4। 54 नंबर क्वेश्चन 54, इनमें से कौन सा विकल्प क्यूमुलोनिम्बस बादल के भीतर बड़े ओलों के बनने की प्रक्रिया का सबसे सटीक वर्णन करता है? आंसर क्या होगा बता दें। देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 का यहाँ से सही आंसर ये होगा आपका बी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। बारिश की एक बूंद बार बार हिमांक स्तर को पार करती है, जिससे क्या होता है उस पर बर्फ की परत जम जाती है ताकि वह ऊपर की ओर उठने वाली हवाओं के लिए काफ़ी भारी ना हो जाए। बी यहाँ से 54 का सही आंसर है। ठीक है, तेज पवन धाराओं के कारण पानी की एक बूंद बादल के हिमांक क्षेत्र में काफ़ी ऊपर तक चल जाती है, जहाँ वह क्या जम जाती है, जिसके बाद आंशिक रूप से गर्म अतिशीतलित जल की बूंदों वाले क्षेत्रों में वापस गिर जाती है, जिससे बर्फ की एक नई परत बन जाती है। आंसर क्या होगा 54 का भी। 55 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में विचार करना है। इसने परंतु में देव शासन स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता लागू की थी। 55 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान था। सेकेंड बात क्या होगी, ये भी करेक्ट है। दोनों बातें सही है। आंसर यहाँ से 55 का सी स्टेटमेंट करेक्ट है। 56 आते हैं, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के कौन से तरीके मान होंगे? 56 का आंसर क्या होगा? देखो पहला तो जन्म से, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा वंश परंपरा से, तीसरा प्रकृति रूप से नागरिकता प्राप्त करके क्षेत्र को शामिल करके। सभी यहाँ से बातें इसकी करेक्ट है। 1 2 3 4 डी। 57 नंबर है, सोचिएगा सूची 2 को मैच करते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत और इसके विषय। आर्टिकल 40 होता है ये विधेयक राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में काम करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 44 आपको हो जाएगा नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। 48A आपको हो जाएगा 48A आपको हो जाएगा पर्यावरण वनों का संरक्षण। और 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। करेक्ट आंसर 57 का क्या हो जाएगा? ए यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर, भारत में न्यायिक समीक्षा के संबंध में विचार करना है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति नवीन सूची में रखे गए कानूनों के लिए भी लागू या कानूनों पर लागू होती हैं। पहला क्या होगा? 58 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। संविधान में स्पष्ट रूप से न्यायिक समीक्षा का पद या शब्द का प्रयोग किया गया है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द का प्रयोग कहीं पर भी प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन यह शक्ति अनुच्छेद 13, 32, 131, 136, 143, 226, 246, 251, 254 और 372 जैसे कई प्रावधानों से निहित होगी। सिर्फ पहला करेक्ट है, दूसरा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 59 नंबर 59 नंबर। नीचे दिए गए यहाँ पर कथनों कारण पर विचार करना है। अभिकथन एक कारणार्थ, भारत का निर्वाचन आयोग वर्तमान में एक बहुसदस्यीय निकाय होगा। 59 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, यह मूल रूप से संविधान में बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है। ओनली 1 करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुसदस्यीय निकाय का प्रावधान नहीं करता था। आंसर क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ गया थे 60। अनुच्छेद 19 के तहत मिलने वाली स्वतंत्रता के संबंध में विचार करने। अनुच्छेद 19 अब नागरिकों को 6 स्वतंत्रता की गारंटी देता है। 60 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। राज्य इन स्वतंत्रता का युक्त प्रबंधन लगा सकता है। सेकेंड बात करेक्ट हो जाएगी। तीसरा, ये स्वतंत्रताएं नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी उपलब्ध होती है। तीसरी बात गलत होगी, क्योंकि अनुच्छेद 19 जो है इसके अंतर्गत प्राप्त स्वतंत्रताएं केवल नागरिकों को ही प्राप्त होती है, विदेशियों को यहाँ पर कंपनियों या जैसे संस्थाओं को यहाँ पर नहीं होंगी। तो सिर्फ यहाँ पर पहला दूसरा स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में विचार करना है। ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। पहली बात 61 का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ये संशोधन
की पूरी तरह से कठोर व्यवस्था स्थापित करता है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर संशोधन की प्रक्रिया ना तो पूरी तरह से कठोर है और ना पूरी तरह से लचीली, बल्कि दोनों का संश्लेषण है, क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रावधानों को साधारण बहुमत से और कुछ को विशेष बहुमत के साथ यहाँ पर राज्यों में अनुसमर्थन के लिए संशोधन किया गया था। ओनली वन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 62 62 नंबर है। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में विचार करना है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य उसको द्वारा किया जाता है। 62 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, उपराष्ट्रपति को केवल संविधान में बताए गए आधारों पर ही हटाया जा सकता है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पारित और लोकसभा में स्वीकृत प्रस्ताव के माध्यम से उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। प्रस्ताव में किसी भी कारण का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि संविधान में हटने के लिए कोई आधार निर्धारित नहीं होता है। ओनली वन करेक्ट है। 62 का ए करेक्ट है। 63 नंबर 63, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन से संबंधित विचार करना है। संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया सकता है। 63 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया सकता है, न कि केवल लोकसभा और इसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना मंत्री या निजी सदस्य द्वारा। पहला गलत है। सेकेंड, कुछ संशोधनों के लिए आधी राज्य विधानसभाओं की मंजूरी आवश्यकता होती है इसकी। सेकेंड बात क्या होगी? करेक्ट हो जाएगी। ओनली टू करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा? 63 का जो आंसर होगा ये केवल दो सही है। 64 नंबर है 64 नंबर, इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं हैं? भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं इनमें से कौन सी हैं? पहला, केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, पहली बात क्या होगी? करेक्ट है। सेकेंड, पूरे देश के लिए यहाँ पर एकल नागरिकता, ये बात गलत होगी, क्योंकि एकल नागरिकता एक एकात्मक विशेषता होती है, ना कि संघीय विशेषता। ठीक है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति वाली एक स्वतंत्र न्यायपालिका, तीसरी बात करेक्ट है। चौथा, केंद्र राज्यपालों की नियुक्ति, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र राज्यपालों की नियुक्ति एक एकात्मक विशेषता है, क्योंकि राज्यपाल राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? तीसरा और पहला सही है। क्वेश्चन 65 65, सूची को सूची दो को मैच करते हैं वाद और यहाँ पर इसके निर्णय कौन से थे? पहली बात है, पहला बोला है इसमें कि गोलकनाथवाद मामला निर्णय देता कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या होगा? संशोधन नहीं किया सकता है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा दूसरा स्टेटमेंट, ये है ना। सेकेंड है केशवानंद भारतीवाद मामला था कि ये पूर्ण संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन, ये हो जाएगा। मिनर्वा बिल्स मामला जो था मूल संरचना की न्यायिक समीक्षा को जोड़ा गया था। वामन राववाद जो था ये मूल संरचना सिद्धांत के लिए कट ऑफ निर्धारित की गई थी। ये करेक्ट आंसर 65 का क्या होगा? ए करेक्ट है। 66 नंबर आते हैं, 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसको। कोशिकाओं के संबंध में विचार करना है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली से घिरा हुआ वास्तविक केंद्रक नहीं क्या होता है? नहीं होता है ना। 66 का पहला क्या होगा? देखो 66 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड बात है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी होती है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, जंतु कोशिकाओं में एक बड़ी कोशिका रिक्तियाँ और कोशिका भित्ति होती है। तीसरी बात गलत होगी। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा 1 2 सिर्फ करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67, अभिकथन कारणार मेटा मटेरियल्स रोशनी को ऐसे तरीकों से मोड़ सकते हैं जो प्राकृतिक पदार्थों से नहीं पाए जाते हैं, जो प्राकृतिक पदार्थों में नहीं पाए जाते हैं। 67 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, उनके असमान गुण उनके रासायनिक संगठन के बजाय उनकी आंतरिक संरचना उत्पन्न करते हैं। सेकेंड बात भी सही है, दोनों बात करेक्ट है। ए नंबर। 68 पादप समूह और इसकी विशेषता क्या होती है? 68 में पहला यहाँ से ये बोला है थैलोफाइटा हो जाएगा सरल पौधे जिनमें वास्तविक जड़ें होती हैं, तने पत्तियां नहीं होती हैं। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से? ये हो गया। ब्रायोफाइटा क्या होगा? ब्रायोफाइटा का मांस और लिवरवर्ट है ना। चौथा हो जाएगा टेरिडोफाइटा हो जाएगा संवहनी ऊतक वाले पौधे जिनमें बीज नहीं होते हैं। फेनरोगैम्स ये हो जाएगा आपका बीज पैदा करने वाले पौधे। ठीक है, ये बीज धारण करने वाले पौधे। आंसर क्या होगा? 68 का ये करेक्ट है।
69 नंबर है, मानव सर्जन तंत्र के संबंध में विचार करना है। किडनी की कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन होती है। 69 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है, न कि न्यूरॉन की, जो तंत्रिका तंत्र की इकाई है। प्रत्येक मानव गुर्दे में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। सेकेंड बात है, किडनी की नलिका में ग्लूकोज और उपयोगी लवणों का उपयोग पुनः शोषण होता है। सेकेंड सही है, ओनली टू बी करेक्ट आंसर। 70 आते हैं 70 नंबर, नाइट्रोजन चक्र के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा। फलीदार पौधों की जड़ों में गांठों में मौजूद राइजोबियम बैक्टीरिया वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। पहली बात 70 का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। आकाशीय बिजली वायुमंडलीय नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के ऑक्साइड बदलने में मदद करती है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मिट्टी में नाइट्रेटस को अमोनिया में बदल देता है। तीसरी बात गलत है, आंसर 1 और 2 करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मिट्टी में मौजूद नाइट्रेट को वापस मुक्त नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देता है और इससे वायुमंडल में वापस भेज देता है। वे नाइट्रेट को अमोनिया में परिवर्तन नहीं करता है। 1 2 सिर्फ करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 71 है। 71 अभी कथन है और कारण। प्रकृति में खास श्रृंखलाओं में शायद ही कभी 4 या 5 से अधिक पोषी स्तर होते हैं। पहली बात 71 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड, ऊर्जा का केवल जो लगभग 10% ही अपने अगले पोषण स्तर तक पहुंच सकता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ पर सही होंगी। 71 का आंसर क्या होगा, ये करेक्ट है। 72 72 नंबर अभी कथन है और कारण। आगे बढ़ने के लिए तैराक पानी के पीछे और ढकेलेगा। पहली बात यहाँ से सही है, सही करेक्ट है एकदम। सेकंड है, हर क्रिया के समान विपरीत प्रक्रिया होती है। ये भी बात करेक्ट है, यहाँ से आंसर होगा। 73 नंबर है, प्लवन से संबंधित निम्नलिखित पर विचार करना है। कोई वस्तु तब तैरती जब उसका घनत्व उस द्रव के घनत्व से कम होता है। 73 का पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड, लोहा पानी में डूब जाता है लेकिन लोहे से बना जहाज आकार के कारण तैरता रहता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। ओनली 1 2 करेक्ट है, मतलब दोनों ही करेक्ट हो गए। सी यहाँ से आंसर होगा। 74 आते हैं। 74 बोला भी कथन है और कारण। किसी वस्तु का तापमान उसमें मौजूद कुल ऊष्मा की माप होती है। 74 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये पहला स्टेटमेंट आपको जो हो जाएगा गलत है ना। पहली बात गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर तापमान के कण की कुल ऊष्मा को मात्रा को नहीं बल्कि यहाँ पर उसकी गर्माहट और मात्रा की औसत गतिज ऊर्जा को मापता है। ठीक है। सेकेंड है, ऊष्मा अधिक तापमान वाली वस्तु के कम तापमान वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात करेक्ट हो जाएगी। ओनली 2 करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा 74 का डी करेक्ट होगा। ठीक है। 75 नंबर है, घर्षण के निम्नलिखित व्यापार कथन पर विचार करना है संबंध में। इसमें बोला है सर्पी घर्षण लेटोनिक घर्षण से अधिक होता है। 75 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, स्नेहक दो सतहों के बीच घर्षण को बढ़ाता है। दो सतहों के बीच के यहाँ पर एक पतली परत बनाकर घर्षण को कम करता है, बढ़ाता नहीं है। चलने पर ब्रेक लगाने के लिए घर्षण आवश्यक होता है, एकदम करेक्ट है। इसी वजह से क्या होता है, जो पैर के जो हम लोग स्लीपर जो पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, उसमें नीचे खुदरे खुदरे बनाता है ना। और जूते देखो उसमें भी खुदरे बनाते हैं, क्योंकि घर्षण के यहाँ पर ब्रेक लगाने के लिए आवश्यक पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी। ठीक है। आंसर क्या होगा, 1 और 3 करेक्ट है, सी। क्वेश्चन नंबर 76 है, प्रिज्म से गुजरने वाला सफ़ेद प्रकाश अपने घटक रंगों में विभाजित होता है, ये क्या कहलाता है। आंसर हो जाएगा, ये कहलाता है विक्षेपण। ठीक है। क्वेश्चन 77 है, पदार्थ की आवश्यकताओं के संबंध में विचार करना है। वाष्पीकरण से ठंडक पैदा होती है क्योंकि कण आपस में पास क्या होते हैं, ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। पहली बात 77 का स्टेटमेंट यहाँ से सही है। सेकेंड, नमी बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, ये बात क्या होगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे आर्द्रता बढ़ती है वाष्पीकरण की दर कम होती जाती है। तीसरी बात है, गैसों का प्रसार तरल पदार्थों के प्रसार की तुलना में तेजी से होता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। 1 और 3 सही है, करेक्ट आंसर यहाँ से सी। ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर 77 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, 77 हो गए। टेस्ट नंबर 18 या और फुल टेस्ट यहाँ पर दूसरा, ये बोल सकते हो इतना। ठीक है, नोट कर लो। और हम लोग अब करेंगे 78 नंबर से 150 क्वेश्चन तक कल कर लेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, ये हो गया आपका एक बात। दूसरी बात, एक पेपर भी हम लोग और अभी आज करेंगे, वो भी हम लोग यहाँ पर डिसाइड करेंगे कौन सा से करना है। टोटल आज हम लोग यहाँ पर
3 पेपर करेंगे। 3 पेपर करने का मतलब है पार्ट 1 सभी के पार्ट 1 या पार्ट 2 आज हम लोग कवर करेंगे इसके, ठीक है। कल सबके पार्ट 2 कवर कर लेंगे। ऐसे करके जो भी बीच में पेंडिंग हो गया था 6 से 7 दिन मैंने कोई यहाँ पर क्लास नहीं कराया था, कोई भी टेस्ट नहीं कराया था इसका, वो सब हम लोग कवर करेंगे इसमें, ठीक है। तो जल्दी यहाँ पर 3 से 4 दिन में पूरा अपना लाइन पे ले आएंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉपीराइट की वजह से चैनल में स्ट्राइक लगी थी, इस वजह से यहाँ पर वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। अभी देखो नेक्स्ट टाइम पे अगर कुछ ऐसा होगा तो आपको यहाँ पर एक चैनल अपना ज्वाइन कर लेना बैकअप के लिए, उसमें भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, है ना। उसमें मैंने पार्ट 2 अपलोड किया था 17 का, तो आपको वहाँ से ज्वाइन कर लेना है। जैसे यूपीएससी नॉलेज ट्रैक अपना चैनल है ना, सर्च करते हो चैनल यूट्यूब पर यूपीएससी नॉलेज ट्रैक, तो आपको क्या करना है वहाँ पर दिल्ली और लगा देना है, DEL अच्छा है ना, दिल्ली यूपीएससी नॉलेज ट्रैक @ लगाओगे और इसको लिख दोगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। ये लास्ट टाइम पे आप इतना कर लो, ठीक है। मतलब लास्ट अभी वीडियो खत्म हो रहा है, आप इसको इसमें जाके कर लो, तो क्या होगा कि जो अपडेट मिलेगा वहाँ पे दोनों साइड से आपको अपडेट मिलता रहेगा। बाकी टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो, मैं एक एक चीज़ आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो कुछ यहाँ से नहीं छूटेगा। एंड करते हैं यहाँ से इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।